हेलो दोस्तों, आज कहानी एक ऐसे ऑपरेशन की जो दुनिया के सभी खतरनाक और असंभव ऑपरेशन में से एक है। दोस्तों, इस रेस्क्यू ऑपरेशन की कहानी किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं है। शायद आपको लगेगा कि इस ऑपरेशन की प्लानिंग किसी कैप्टन ने नहीं, बल्कि किसी डायरेक्टर ने अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी हो। इस ऑपरेशन में सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि इजराइल और युगांडा के बीच 4,500 किलोमीटर की दूरी थी। फाइटर प्लेन को युगांडा जाकर वापस भी लौटना था। इसमें दिक्कत यह थी कि कोई विमान बिना रिफ्यूल किए इतनी लंबी यात्रा नहीं कर सकता था, क्योंकि उस समय इजराइल के पास हवा में रिफ्यूलिंग की क्षमता भी नहीं थी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑपरेशन थंडरबोल्ट। वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मेरा नाम है अनुज सागर और हमारे ONTV फैक्ट्स पर आपका स्वागत है। बात करते हैं ऑपरेशन थंडरबोल्ट। इस कहानी की शुरुआत होती है 27 जून 1976 को, रविवार का दिन था। इजराइल की राजधानी तेल अवीव के बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक प्लेन उड़ान भरता है। विमान में कुल 246 यात्री और 12 क्रू मेंबर सवार थे। प्लेन का डेस्टिनेशन पेरिस था, लेकिन रास्ते में वो ग्रीस की राजधानी एथेंस लैंड हुआ। एथेंस से जैसे ही प्लेन ने दोबारा उड़ान भरी, तभी एक बड़ी गड़बड़ हो गई। प्लेन के पायलट कैप्टन मिशेल बाकोस ने कुछ तेज आवाजें सुनी। उन्होंने मुख्य इंजीनियर को भेजा। जैसे ही इंजीनियर ने कॉकपिट का दरवाजा खोला, सामने एक शख्स एक हाथ में रिवॉल्वर और दूसरे हाथ में हथगोला लिए खड़ा था। इस शख्स का नाम था विल्फ्रेड बोस। उसके साथ में एक लड़की भी थी। दोनों तेजी से कॉकपिट के अंदर घुसे और प्लेन को अपने कब्जे में ले लिया। विल्फ्रेड बोस ने पायलट से प्लेन लीबिया की ओर मोड़ने को कहा। प्लेन अब अपने डेस्टिनेशन से दूसरी दिशा में जा रहा था, लेकिन प्लेन कहां जा रहा था ये बात ना पायलट को पता थी, ना यात्रियों को। कुछ घंटे बाद प्लेन एक एयरपोर्ट पर उतारा। प्लेन का दरवाजा खुला और भारी भरकम काया वाला एक व्यक्ति प्लेन के अंदर घुसा। यात्रियों ने जैसे ही उसे देखा, उन्हें समझ आ गया कि वो पूर्वी अफ्रीका के देश युगांडा पहुंच चुके हैं। प्लेन में दाखिल होने वाला व्यक्ति और कोई नहीं, युगांडा का राष्ट्रपति ईदी अमीन था। ईदी अमीन, जिसे युगांडा का कसाई कहा जाता था, जिसने लाखों लोगों को मरवा डाला था। बातें यहां तक चलती थीं कि वो शवों के साथ एकांत में रहना पसंद करता था। ईदी अमीन ने मुस्कुराते हुए यात्रियों की ओर देखा और बोला, हम आपको छुड़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब यहां पर 2 सवाल उठते हैं। पहला सवाल, प्लेन किसने हाईजैक किया था और क्यों? दरअसल प्लेन के 2 मुख्य हाईजैकर जर्मनी के एक आतंकवादी संगठन रिवॉल्यूशनरी सेल्स RZ के मेंबर थे। RZ ने पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन नाम के एक संगठन के साथ मिलकर इस प्लेन हाईजैक की प्लानिंग की थी और उनका उद्देश्य था अपने 51 साथियों की रिहाई, जिनमें से 40 इजराइल की जेल में बंद थे। अब दूसरा और ज्यादा बड़ा सवाल, युगांडा का राष्ट्रपति हाईजैकर्स का स्वागत क्यों कर रहा था? जवाब यूं है कि ईदी अमीन और इजराइल में कभी बड़ी दोस्ती थी, बल्कि ईदी अमीन जब युगांडा की सेना में मेजर हुआ करता था, तो तब इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने उसे पैराट्रूपिंग की स्पेशल ट्रेनिंग भी दी थी। आगे जाकर जब उसने युगांडा में सत्ता पलट की, तब भी इजराइल ने अपने इंजीनियर और टेक्नीशियन भेजकर ईदी अमीन की मदद की थी। इजराइल से लोग व्यापार करने के लिए युगांडा पहुंचे। सब सही चल रहा था, लेकिन फिर ईदी अमीन ने अपने पड़ोसी देश तंजानिया के साथ युद्ध छेड़ दिया। इस बार भी उसने इजराइल से मदद मांगी, लेकिन इजराइल ने इनकार कर दिया। ईदी अमीन गुस्से से भर उठा। उसने बदला लेने के लिए उसने सारे इजरायली लोगों को अपने देश से बाहर निकाल दिया। उसने लीबिया के तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी से नजदीकियां बढ़ाई। गद्दाफी ने युगांडा को हथियार दिए और बदले में ईदी अमीन ने इजराइल के विरोध में गद्दाफी का साथ देने का वादा किया। उसने अपने देश के यहूदी नागरिकों को निशाना बनाया और कहने लगा, हिटलर ने यहूदियों के साथ जो किया ठीक किया। 1976 तक ईदी अमीन इजराइल का कट्टर दुश्मन बन चुका था। इसलिए जब उसे प्लेन हाईजैकिंग का पता चला, तो उसने खुले हाथों आतंकियों को मदद पेश की। हाईजैक हुआ प्लेन युगांडा के एंताबे एयरपोर्ट पर उतारा गया था। इजराइल में अधिकतर लोगों ने एंताबे का नाम भी नहीं सुना था। सरकार परेशान थी।
आधिकारिक पॉलिसी के अनुसार वो आतंकियों से कोई बात नहीं कर सकते थे, लेकिन इस बार स्थिति विकट थी। प्लेन में 90 के करीब इजरायली नागरिक थे। उनके परिवार वाले किसी भी हालत में अपने लोगों की रिहाई चाहते थे। उन्होंने सरकार पर आतंकियों से बातचीत करने का दबाव डाला। सरकार के पास 2 दिन का वक्त था। हाईजैकर्स ने धमकी दी थी कि इसके बाद वो लोगों को मारना शुरू कर देंगे। इन 2 दिनों में हाईजैकर्स ने एक और काम किया। उन्होंने इजरायली और नॉन इजरायली लोगों को अलग अलग कर दिया और नॉन इजरायली लोगों को रिहा कर उनके देश भेज दिया गया। इजरायल का दावा है कि हाईजैकर्स का इरादा यहूदी लोगों को गैर यहूदियों से अलग करने का था। हालांकि इस घटना पर किताब लिखने वाले इतिहासकार सॉल डेविड के अनुसार रिहा किए गए लोगों में कुछ यहूदी भी थे, इसलिए यह बात पूरी तरह सही नहीं कि हाईजैकर्स यहूदियों को निशाना बना रहे थे। बहरहाल इजरायल की सरकार पर हर सेकंड दबाव बढ़ता जा रहा था कि वो अपने लोगों की रिहाई के लिए कुछ करें। इजरायली सेना के कमांडर्स ने एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई। रेस्क्यू ऑपरेशन की बात शुरू हुई, लेकिन 4,500 किलोमीटर दूर एक दुश्मन देश में ऑपरेशन करना लगभग असंभव सी बात थी। उनमें से कई को यह भी नहीं पता था प्लेन ठीक ठीक कहां लैंड हुआ है। जिस कमरे में कमांडर्स की मीटिंग चल रही थी, उसके बीचों बीच मेज पर एक बड़ा सा ग्लोब रखा हुआ था। एक जनरल ने ग्लोब घुमाते हुए अपने साथी से पूछा, क्या तुम पक्की तरह जानते हो कि एंताबे कहां है? कई दिनों की प्लानिंग के बाद एक ऑपरेशन की रूपरेखा बनी। प्लान यूं था कि इजरायली नेवी के कमांडो को युगांडा की विक्टोरिया झील में ड्रॉप किया जाएगा। इसके बाद वो लोग एक रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देंगे और आतंकियों को मार गिराएंगे। इसमें बड़ा सवाल था कि इजरायली नागरिकों को वापस कैसे लाया जाएगा। ईदी अमीन की मंजूरी के बिना यह काम नहीं हो सकता था, इसलिए इजरायल की सरकार ने ईदी अमीन को मनाने की कोशिश शुरू कर दी। कई डिप्लोमेटिक चैनल्स का इस्तेमाल किया गया। मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात ने ईदी अमीन से बात की। यासर अराफात तब फिलिस्तीन के सबसे बड़े नेता हुआ करते थे। उन्होंने अपना एक सहायक हाईजैकर्स से मिलने भेजा, लेकिन उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। इजरायल की तरफ से ईदी अमीन को यह प्रस्ताव भी दिया गया कि अगर वो मदद करें तो अगला नोबेल शांति पुरस्कार उन्हें दिया जाएगा। ईदी अमीन ने सारे प्रस्ताव रिजेक्ट कर दिए। उसकी मदद के बिना नेवी का ऑपरेशन संभव नहीं था, इसलिए उसे ड्रॉप कर दिया गया। ड्रॉप करने का एक कारण यह भी रहा कि विक्टोरिया झील में बड़े मगरमच्छ रहते थे, इसलिए उसमें उतरने में बहुत खतरा हो सकता था। इसके बाद एक दूसरे ऑपरेशन की रूपरेखा बनी, ऑपरेशन थंडरबोल्ट। इस ऑपरेशन की प्लानिंग के पीछे एक दिलचस्प वाकया है। हुआ यूं कि जब इजरायली सुरक्षा बल बंधकों को बचाने के रास्ते ढूंढ रहे थे, उन्हें एक नक्शे का पता चला। जैसा पहले बताया, एक वक्त में इजरायल और युगांडा के रिश्ते अच्छे थे। तब इजरायल की कई कंपनियां युगांडा में व्यापार करती थीं। इत्तेफाक से इन्हीं में से एक कंपनी ने एंताबे एयरपोर्ट की वो इमारत बनाई थी जहां बंधकों को रखा गया था। कंपनी का एक इंजीनियर एक रोज अपने मेज की दराज में कुछ ढूंढ रहा था जब उसे ये नक्शा मिला। उसने ये जाकर सुरक्षा बलों को दे दिया। इस नक्शे के बल पर अब इजरायल ने नए रेस्क्यू ऑपरेशन की प्लानिंग की। इसके बाद मोसाद ने रिहा किए गए यात्रियों से जाकर बात की। उनमें से एक को बिल्कुल ठीक ठीक याद था कि हाईजैकर कितने हैं और उनके पास कौन कौन से हथियार हैं। योनातन नेतान्याहू की उम्र सिर्फ 30 वर्ष थी जब वह ऑपरेशन थंडरबोल्ट का हिस्सा बने थे। योनातन इस ऑपरेशन में अकेले ऐसे सैनिक थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी। ये सब जानकारी हासिल करने के बाद तय हुआ कि इजरायल की एक सैन्य टुकड़ी प्लेन से जाएगी और रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देकर यात्रियों को वापस ले आएगी। इस काम के लिए इजरायली सेना की सबसे खास कमांडो यूनिट्स में से एक सेयरेट मटकल को चुना गया। इसे लीड कर रहे थे योनातन नेतान्याहू। इन्हीं योनातन के छोटे भाई साल 2023 में इजरायल के प्रधानमंत्री हैं। ऑपरेशन तैयार था, लेकिन उसे अंजाम देने के लिए कुछ वक्त की जरूरत थी जो हाथ से निकलता जा रहा था। हाईजैकर्स ने धमकी दी थी कि वो 1 जुलाई के बाद यात्रियों को मारना शुरू कर देंगे। इजरायली सरकार ने 30 जून को ऐलान किया कि
कि वो हाईजैकर्स से बात करने को तैयार है। इस तरह उन्हें 3 दिन की और मोहलत और मिल गई। अब थी ऑपरेशन की बारी। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि इजराइल और युगांडा के बीच 4,500 किलोमीटर की दूरी थी। प्लेन को जाकर वापस भी लौटना था और कोई विमान बिना रिफ्यूल किए इतनी लंबी यात्रा नहीं कर सकता था। इजराइल के पास हवा में रिफ्यूलिंग की क्षमता भी नहीं थी। ऐसे में उन्हें यात्रा के बीच में पड़ने वाले किसी देश की मदद की जरूरत थी। केन्या इस मामले में इजराइल की मदद कर सकता था, लेकिन उनकी सरकार भी ईदी अमीन को नाराज नहीं करना चाहती थी, खासकर तब जब केन्या के बहुत से लोग युगांडा में काम करते थे। केन्या की सरकार में एक कृषि मंत्री हुआ करते थे, ब्रूस मैकेंजी। मैकेंजी ने केन्या के राष्ट्रपति को इजराइल की मदद करने के लिए मना लिया। इसके अलावा मोसाद ने केन्या की जमीन का इस्तेमाल एयर सर्वेलांस के लिए भी किया। एक प्लेन भेजकर एंताबे एयरपोर्ट की तस्वीरें ली गई ताकि सबकी पोजीशन मालूम हो जाए। इसके बाद आई 3 जुलाई की तारीख। इस रोज ईदी अमीन युगांडा से बाहर गया हुआ था। दोपहर 1:20 पर 2 लॉकहीड C-130 हरक्यूलीज विमान मिशन के लिए रवाना हुए। इनमें से एक के अंदर 200 कमांडो, एक काली मर्सिडीज और 2 लैंड रोवर गाड़ियां थीं। एक तीसरा प्लेन भी था जो खाली था। इनके पीछे पीछे चल रहे थे 2 बोइंग 707। ये सभी हवा में सिर्फ 40 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहे थे ताकि युगांडा के पड़ोसी देशों के रडार में ना आ सके। हर प्लेन का अपना अलग मिशन था। एक प्लेन खाली रखा गया था ताकि यात्रियों को वापस ले जा सके। एक बोइंग 707 केन्या में लैंड किया गया। इसे एक हवाई अस्पताल की तरह इस्तेमाल किया जाना था। दूसरा बोइंग एक कमांड पोस्ट की तरह काम कर रहा था, जो पूरे ऑपरेशन के दौरान एयरपोर्ट के ऊपर चक्कर लगाता रहा। अब बात उस मर्सिडीज और 2 लैंड रोवर गाड़ियों की जो पहले विमान के अंदर रखी थी। इन्हें क्यों लाया गया था? मोसाद को मिली इंटेलिजेंस के अनुसार ईदी अमीन ऐसी ही एक काली मर्सिडीज का इस्तेमाल करता था और उसके पीछे लैंड रोवर में उसके गार्ड्स रहते थे। प्लान यूं था कि कमांडोज का एक ग्रुप इस मर्सिडीज में बैठकर टर्मिनल की तरफ जाएगा ताकि एयरपोर्ट पर खड़े युगांडा के सुरक्षा बलों को लगे कि ईदी अमीन यात्रा से वापस आ रहा है। इस तरह वो लोग उस इमारत के ज्यादा से ज्यादा नजदीक पहुंच सकते थे जिसमें बंधकों को रखा गया था। पहला हरक्यूलीज 11 बजे एंताबे एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। उसका पीछे का दरवाजा पहले से खोलकर रखा गया था ताकि गाड़ियां और कमांडोज जल्द से जल्द उतारे जा सकें। काली मर्सिडीज में बैठकर पहली यूनिट पुराने टर्मिनल की तरफ बढ़ी जहां बंधकों को रखा गया था। एक यूनिट ने रनवे को संभाला ताकि उसे खाली रखा जा सके। डर था कि ईदी अमीन के लोग उनकी वापसी की फ्लाइट रोकने के लिए रनवे पर ट्रक खड़े कर सकते थे। एक तीसरी यूनिट उस खाली प्लेन की रक्षा में तैनात थी जिससे बंधकों को वापस ले जाया जाना था। एक और यूनिट का काम था एयरपोर्ट पर खड़े सभी जेट विमानों को नष्ट करना ताकि वो उनका पीछा ना कर सकें। पूरे मिशन के लिए 1 घंटे की समय सीमा तय की गई थी। अब देखिए ऑपरेशन के दौरान क्या हुआ। नेतान्याहू की यूनिट मर्सिडीज और लैंड रोवर में आगे बढ़े, लेकिन शुरुआत में ही उनके प्लान को एक बड़ा झटका लग गया। उन्हें उम्मीद थी एयरपोर्ट के गार्ड उन्हें राष्ट्रपति का काफिला समझेंगे, लेकिन गार्ड्स ने उन्हें देखते ही रुकने का आदेश दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मोसाद से एक गलती हो गई थी। उन्हें नहीं पता था कि ईदी अमीन ने कुछ दिनों पहले ही अपनी गाड़ी बदल ली थी और अब वो काली नहीं सफेद मर्सिडीज से चलता था। नेतान्याहू के पास वक्त कम था। उन्होंने गार्ड्स पर गोली चलाने का आदेश दिया, लेकिन इस चक्कर में उनसे एक और गलती हो गई। गोली चलाने से पहले बंदूक में साइलेंसर लगाना भूल गए, लिहाजा गोली की आवाज पूरे एयरपोर्ट में सुनाई दे गई और युगांडा के गार्ड्स सतर्क हो गए। इजरायली फोर्सेस के पास जो सरप्राइज फैक्टर था वो खत्म हो चुका था। अब उन्हें और भी तेजी से काम करना था, इसलिए सभी कमांडो तेजी ने पुराने टर्मिनल की तरफ दौड़े। उन्होंने मेगाफोन से घोषणा की, सब नीचे लेट जाओ, हम इजरायली सैनिक हैं। जहां मैमूनी नाम का एक 19 साल का लड़का वक्त पर नीचे नहीं झुक पाया और गलतफहमी में उसे गोली लग गई। 2 और बंधकों की भी गोली लगने से जान चली गई। इन सभी को एक कमरे में रखा गया था जिसमें सिर्फ हाईजैकर्स के लीडर विल्फ्रेड बोस को जाने की इजाजत थी। एक बंधक ने बाद में बताया था, जब गोली चली गुस्से में विल्फ्रेड ने अपनी राइफल हमारी तरफ तान दी, लेकिन कुछ ही देर में उसका इरादा बदल गया। पूरे ऑपरेशन के दौरान उसने कभी भी बंधकों को मारने की कोशिश नहीं की और सिर्फ इजरायली सैनिकों की तरफ गोली चलाता रहा। सॉल डेविड अपनी किताब में लिखते हैं, विल्फ्रेड बोस चाहता तो बंधकों को मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया।
इस बात का फायदा इजरायली फोर्सेस को मिला। फुर्ती से ऑपरेशन को अंजाम देते हुए उन्होंने विल्फ्रेड बोस और उसके 7 साथियों को मार गिराया। इस काम में सिर्फ 6 मिनट लगे। इतनी देर में युगांडा के सैनिकों ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। इजरायली फोर्सेस के साथ 20 मिनट चली मुठभेड़ में युगांडा के 45 सैनिक मार डाले गए। इसके बाद रेस्क्यू टीम ने जल्दी जल्दी बंधकों को विमान में बिठाया और उसे रवाना कर दिया। एक दूसरी यूनिट से एयरपोर्ट पर खड़े सभी जेट विमानों को भी नष्ट कर डाला ताकि उनका पीछा न हो सके। इसके बाद वो लोग भी अपने विमान में बैठे और वापस लौट गए। ऑपरेशन थंडरबोल्ट पूरा हो गया। ऑपरेशन थंडरबोल्ट को विदेशी जमीन पर हुआ दुनिया का सबसे हैरतअंगेज और खतरनाक कमांडो मिशन माना जाता है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इजरायल में इसे ऑपरेशन योनातन के नाम से जाना जाता है। इसलिए क्योंकि इस ऑपरेशन के दौरान योनातन नेतन्याहू वो इकलौते सैनिक थे जिनकी जान चली गई थी। एक बंधक को बचाते हुए उन्हें गोली लगी और उन्होंने एयरपोर्ट पर ही दम तोड़ दिया। इस मौत ने उन्हें इजरायल में हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। इजरायल आज भी उन्हें अपना सबसे बड़ा हीरो मानता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं आगे ऐसी ही और वीडियो में।